अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परवान प्रेस के साथ मैं हफ्ज़ुल यूबी। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम टैक्स रिटर्न 2026 फेसलेस निज़ाम का मुस्तकबिल क्या है और जो फिक्स टैक्स स्कीम हुकूमत लाई है, क्या वाकई मुस्तकबिल जो रोशन है, क्या वाकई ताजर उसमें रजिस्ट्रेशन अपनी कराएंगे और क्या मुश्किलात हैं रिटर्न फाइल करते वक्त और फिक्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मियां मोहम्मद अमजद साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर। जी मियां अमजद साहब, इनकम टैक्स गोशवारा 2026 का रिटर्न फॉर्म अब आ चुका है पोर्टल पर, तो क्योंकि पहले तो ये अगस्त तक भी नहीं फाइनल होता, एंड तक भी नहीं जाता। पिछले साल तो सितंबर में भी जाके कोई तरमीम करने की ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि गोशवारा जब फाइल मुकम्मल हो, उसमें कोई गलती इबाम ना हो, उसके बाद 90 दिन शुरू होते हैं। तो आप समझते हैं जो गोशवारा आया वो फाइनल है और उसमें कोई गलती नहीं है, इबाम नहीं है? देखिएगा कि ये गवर्नमेंट ने गोशवारा अपनी तरफ से तो ये हमें पोर्टल पे दे दिया है कि आप इसमें फ़ाइल कर सकते हैं, लेकिन आज भी इसमें पिछली तरह की सेम उसी तरह मिस्टेक्स, नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स हैं कि अगर हम अपनी रिटर्न ओपन करते हैं और उसके अंदर इस दफ़ा तो फॉर्म बिल्कुल चेंज कर दिया इन्होंने। इसमें पहले तो हमारे पास फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही होती थी, सेक्शंस हमारे पास ऑन पोर्टल पे अवेलेबल होते थे, हम अपनी मर्ज़ी से उसमें ना एंट्रीज कर सकते थे। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने ये काम किया कि जो हमारी डिडक्शंस होंगी वही सेक्शंस हमारे पास रिटर्न में ओपन होंगे, और उसके बाद अगर एडिशनल आपने ऐड करने हैं तो आपने खुद सर्च करके जाके टैक्स सेक्शंस ऐड करके आपने टैक्स लिखना है। और इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सैलरी वाला पोर्शन, जो आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान में सैलरी पर्सन ज़्यादा है, सैलरीज की रिटर्न भी ज़्यादा फाइल होती है, तो सैलरी पर्सन के लिए उन्होंने ये सबसे बड़ी एक तब्दीली की है कि वो अपने एम्प्लॉयर की डिटेल्स ऐड करेंगे तो उनकी सैलरी की रिटर्न फाइल होगी। अब आपको पता है कि एम्प्लॉयर में कितने के एम्प्लॉयर जो है वो FBR में रजिस्टर्ड होंगे, फाइलिंग करते होंगे, तो फिर ही वो जो इनका एम्प्लॉई है वो अपना टैक्स का क्रेडिट भी ले सकेगा, अपना एम्प्लॉयर का NTN भी दे सकेगा, उसके वो वहाँ पे बिजनेस शो भी करवा सकेगा ये मैं इसका एम्प्लॉई हूँ। नहीं, अब तनख्वाहदार बंदा, इसका मतलब है जो किसी कंपनी में फर्म में अपने टैक्स कटौती करवा रहा है, फर्म उसकी रिटर्न में वो बताएगा, वो अपने एम्प्लॉयर का NTN बताएगा, अपने एम्प्लॉयर का नाम बताएगा कि मैंने इस ड्यूरेशन में इस एम्प्लॉय के पास जॉब की है, मैंने इतनी सैलरी अर्न की है और इस सैलरी के ऊपर मेरी इतनी टैक्स डिडक्शन है। वो भी तफसीलात बतानी पड़ेंगी। जी जी, अपने एम्प्लॉयर की आपको तफसीलात देना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें इंडिविजुअल की, AOP की, सैलरी पर्सन की, ये सारी रिटर्न फॉर्म अलग-अलग है या कॉलम सबके जैसे? जो उन्होंने रिटर्न हमें दी है फाइल करने के लिए, उसके अंदर बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे एक उन्होंने इस दफ़ा एक इंसर्ट किया टैब कि आपने बिज़नेस नेम एंटर करना है, कि आपने जो बिज़नेस जो कर रहे हैं बिज़नेस नाम करेंगे, वो बिज़नेस से अकॉर्डिंग आपकी बैलेंस शीट बनेगी। और आप जब वेल्थ स्टेटमेंट में जाता है वहाँ पे बिज़नेस कैपिटल आ रहा आपका होता है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है डायरेक्ट आपका किधर से जो आपकी रिटर्न के अंदर बैलेंस शीट आ रही। उसमें आपको पता है कि जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, एक बंदे का मल्टीपल भी बिजनेस हो सकते हैं, कोई लॉ हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप एक बिजनेस से ज़्यादा नहीं कर सकते। बंदा 2 बिजनेस भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, मल्टीपल बिजनेस कर सकता है, लेकिन इस रिटर्न के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं अवेलेबल। हर बिजनेस रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है? जी, बिजनेस तो ऑलरेडी जब सोल प्रोप्राइटर कोई बंदा अपने नाम पे रजिस्टर्ड कर लेता है इंडिविजुअल, वो तो उसका बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाता है। लेकिन जहाँ पे रिटर्न के अंदर इस दफ़ा इन्होंने जो की है अभी तब्दीली, उसके अंदर उन्होंने वहाँ पे बिजनेस कैपिटल वाला जो टैब है ना, वहाँ पे एक सिंगल टैब है कि आप सिंगल बिजनेस एक ऐड कर सकते हैं, सेकंड बिजनेस वहाँ ऐड नहीं कर सकते। तो ये आप देखें कि अगर एक बंदे के मल्टीपल बिजनेस है तो उसके लिए तो प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जितनी तब्दीलियां आप रिटर्न बता रहे हैं, ये जो सिफर की रिटर्न भरते थे नील की, उनके लिए तब्दीली की गई हैं या आप समझते टैक्स चोरी को रोकने के लिए की गई हैं? देखें, ये रिटर्न बेसिकली AI जनरेटेड रिटर्न है। ये अपनी तरफ से एक सिस्टम से हेल्प लेके इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं कि हर बंदा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो उसकी इन्फॉर्मेशन कितनी की ऑथेंटिक है, वो अदर जो अगर बैंकिंग सेक्टर से वो उसको साथ मैच करेंगे AI के थ्रू, या वो उनकी ट्रांजैक्शन से मैच कर रही हैं। उसी तरह अगर आपका बिजनेस है, आपका बैंक अकाउंट ओपन हुआ है बिजनेस के नाम से, उसका क्रॉस मैच किया जाएगा। ये बेसिकली एक AI जनरेटेड रिटर्न है जो उन्होंने सारी की सारी AI हेल्प से। लेकिन ये अब रिटर्न जो अपने इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाते हैं, अब वो किसी भी इबाम के बगैर करवा सकते हैं? सब AOP वाले भी, कारोबारी भी, सैलरी पर्सन भी, सब जमा करवा सकते हैं? देखें, रिटर्न फाइल करना तो आसान है, लेकिन करेक्ट और एक्यूरेट रिटर्न फाइल करना मुश्किल है। आप रिटर्न फाइल करना क्या है, आपने सबमिशन के बटन पर क्लिक करना, रिटर्न सबमिट हो जानी है। अब फिक्स टैक्स स्कीम भी है, अब उसी का वो मोबाइल के जरिए रजिस्ट्रेशन होगी या पोर्टल के जरिए होगी, अभी वो भी इबाम है, उसके लिए भी अभी रिटर्न फॉर्म जो बनाना है वो भी अभी तक नहीं आया, तो इसका मतलब इबाम तो है अभी? बिल्कुल, अभी तो रिटर्न के अंदर डेली बेस पे तब्दीलियां चल रही हैं, तो हम अभी तक ये नहीं कह सकते कि हम रिटर्न फाइल करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हमारी रिटर्न एक्यूरेट है। पिछले साल से 2025 से और 26 में पिछले रिटर्न से इस 26 की रिटर्न में आसानी दी गई है या पहले से ज़्यादा मुश्किल कर दी? इस दफ़ा पहले से ज़्यादा
मुश्किल कर दी गई है। उसकी रीज़न ये है कि इस दफ़ा वो कहते हैं कि आप अपना डाटा इनपुट करेंगे ना, वो आपने केयरफुली करना है। उसमें सबसे बड़ी जो चेंजेस मजीद जो डिस्कस करूंगा कि वेल्थ स्टेटमेंट जब कोई भी इंडिविजुअल फाइल करता है अपनी, तो उसमें प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स आ रही होती है। इस दफ़ा इन्होंने ये किया कि जितने भी लोगों अब हर प्रॉपर्टी की तफसीलात बतानी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज़ की आप तफसील देंगे, कैवेट नंबर, खटौनी नंबर, हाउस नंबर, जो आपका कंप्लीट एड्रेस है ना उसके मुताबिक देंगे। अब अगर देखें यानी कि एक आप मैं अपनी वेल्थ स्टेट में अपना रकबा या घर बताता हूँ, मुझको खतूनी नंबर और केवट नंबर ही बताना पड़ेगा। आप अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट फीड नहीं करेंगे तो वो उसको रेड एरर दे देता है। तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे कंप्लीट, तो फिर ही वो आपको वो वेल्थ स्टेटमेंट तो हर साल नहीं बनती, वो तो एक आधी कोई चेंजिंग होती है। इस दफा फिर स्टेटमेंट तो पूरी बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही हमने जब रिटर्न आई है, हमने ओपन की अपने क्लाइंट्स, तो उनकी जो वेल्थ स्टेटमेंट का जो पोर्शन आया है पिछले साल से जो कैरी फॉरवर्ड होके, तो वो सारे रेड सर्कल है। मिसाल के तौर पर मैंने डिक्लेयर की हुई है 25 लाख डिक्लेयर की हुई है, अब उसका खतूनी नंबर भी बताना पड़ेगा, सारा कुछ खेवट भी बताना पड़ेगा, और मौजूदा जो FBR का रेट है वगैरह वो सारे उसमें ऐड करने पड़ेंगे। जिस तरह हम 181 का फॉर्म था ना रजिस्ट्रेशन का, तो वहाँ पे हम बिजनेस एड्रेस ऐड करते थे अपना, कि वहाँ पे आप हाउस नंबर बता रहे होते हैं, स्ट्रीट नंबर बता रहे होते हैं, आप अपना एरिया बता रहे होते हैं, लोकल एरिया, आप आपका सिटी बता रहे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बता रहे होते हैं, आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एट दैट टाइम जब आप उसको वो सेम सारा उन्होंने वही मैकेनिज्म आपका प्रॉपर्टी में ऐड कर दिया। रिटर्न से ज्यादा अब तो वेल्थ स्टेटमेंट बनाना मुश्किल हो है। मियां हमजा साहब, जो इनकम टैक्स गोशवारे की हम बात कर रहे थे, इसको क्लोज करते हैं पहले सेशन को ना। इसमें अब जो रिटर्न फाइल करने वाले हैं 26 की, अब उनके लिए अहम ज़रूरी मालूमात क्या हैं, जो क्योंकि एक बैंक स्टेटमेंट लानी पड़ती है, अपने जो मोबाइल से टैक्स कटौती होती है, वो तो सादा जिनकी नील हो जाती है, ज़्यादा थोड़ा टैक्स होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए? जी, इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ड्यूरिंग द ईयर 1 जुलाई से लेके 30 जून तक बैंक स्टेटमेंट में हर ट्रांजैक्शन को उनको वेरीफाई करना, रिकनसाइल करना उनके लिए ज़रूरी है। वो अपना बैंक अकाउंट अपना अब हाइड नहीं कर सकते, उनको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। और सेकंड, अगर कोई सेल परचेज करते हैं, गाड़ी है, घर है, कोई भी ट्रांजैक्शन है, चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, कह देते हैं कि हम ये कैश पे कर रहे हैं या हम एक को अगर हाइड कर लेंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन नादरा में जब नाम होगी फिर तो पता चल जाएगा, FBR खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखिए FBR को तो पता चल जाएगा, लेकिन टैक्स पे हमेशा ये चीज़ें हाइड करते आए हैं अब तक, और काफ़ी लोग ऐसे हैं पता होने के बावजूद भी अपने बैंक स्टेटमेंट्स को, अपनी क्रेडिट एंट्रीज़ को इग्नोर करते हैं। तो क्रेडिट एंट्रीज़ को इग्नोर ना करें, जितनी आपके बैंक में क्रेडिट एंट्रीज़ हैं, सोर्स ऑफ इनकम है, वो आप लाजमी शो करवाएं, बताएं। अदरवाइज FBR का सिस्टम बन चुका है। नहीं, जैसा आप बता रहे थे पहले, अब प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात भी देनी पड़ेंगी, सारा कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि हर साल तो बंदा रूटीन में अपने जब रिटर्न भरनी होती है आखिरी दिनों में अपने वकील के पास आते हैं, 30 सितंबर आता है, फिर 1-2 दिन रह जाते हैं, फिर आना जनाब मेरी रिटर्न फाइल कर दें, ये कर दें। अब उनके लिए पिछले साल से तब्दीली, तो इस साल में उसको तैयारी करनी चाहिए, यही चीज़ हमें साथ लेके चलनी है, पहले तैयारी करनी चाहिए। देखें इस दफ़ा ऐसे हो भी ऐसे रहा है कि लोग हमसे पहले ही रिज्यू कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी पता है पेनल्टी 25,000 होगी अगर हम रिटर्न नहीं फाइल करेंगे 26 की, तो लोग विद इन टाइम हमसे कर रहे हैं कॉन्टैक्ट। लेकिन बात यह है कि कॉन्टैक्ट करने से फ़ायदा नहीं है इतना जितना आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन पे फोकस करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स, जो आपको मैंने बताया है कि आपने पूरा प्रॉपर्टी का एड्रेस वगैरह वो मैनेज करना है, अपने जो भी आपका सीरियल नंबर, खेवेट नंबर, खतौनी नंबर या जो भी आपका प्रॉपर्टी एड्रेस है उसको मैनेज करना जरूरी। अच्छा, हम जैसा मैंने जो सेल टैक्स में टैक्स चोरी को रोकने के लिए डिजिटल इनवॉइसिंग FBR लेकर आया, नए सिस्टम लाए जा रहे हैं। अब भी सेल टैक्स रिटर्न में कोई मसाइल मैंने सुना है डिजिटल इनवॉइसिंग का आ रहा है, वो क्या है? देखें पिछले 2 साल से FBR डिजिटल सिस्टम को बार बार फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवा रहा है, लेकिन 2 साल से लोगों को तो वो रजिस्टर्ड करवाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन अपने सिस्टम को करेक्ट करने के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। आज भी स्टिल इशू इस तरह से है कि अगर मैं डिजिटल इनवॉइस फीड करता हूं तो FBR मुझे 3 दिन की परमिशन देता है उसको एडिट करने की इनवॉइस को, लेकिन बात यह है कि जब वो एडिट की या इनवॉइस फीडिंग की 3 दिन की है तो 3 दिन वो इनवॉइस मेरे पास नेक्स्ट सी में शो नहीं होती। अब इनवॉइस जब मैंने अपलोड कर दी, जब आप कहते हैं कि आपकी रियल टाइम इनवॉइस, और रियल टाइम इनवॉइस का मतलब यही होता है कि मैंने आज इनवॉइस इशू की और मेरे बायर के पास आज ही इनवॉइस चली जानी चाहिए, लेकिन वो इनवॉइस 3 दिन मेरी जो है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में पड़ी रहती है, वो नेक्स्ट सी में लिंक नहीं होती, जबकि वो लिंक होनी चाहिए और मेरे बायर को सेम डे में मिलनी चाहिए। तो फिर सेल टैक्स के जो पिछले साल सारा साल ही सेल टैक्स के ऊपर आया, रिटर्न के ऊपर, तो अभी तक वो मुश्किलात हल नहीं हुई, और आगे इनकम टैक्स गोशवारे की तारीख भी शुरू हो गई। उसमें बड़ी जो वजह है और जो दूसरी इसमें बड़ी मिस्टेक ये है कि अगर रिटर्न के अंदर कोई एरर इनकर्ड हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर नेगेटिव स्टॉक का आ जाता है या उसमें इनवॉइस अगर सॉफ्टवेयर में डबल पंच हो जाती है, तो उसमें FBR के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो इनवॉइस को ख़त्म कर सके, एडिट कर सके, डिलीट कर सके। उसका हल अभी तक सर्च नहीं मिला, इनको कोई ढूंढ ही नहीं पाए, और
उस वजह से रिटर्न इतनी लेट हो जाती हैं और अभी तक हमारी कई ऐसी रिटर्न हैं जो पिछले उसकी पेनल्टीज भी ज़्यादा है, जुर्माने भी ज़्यादा है, ब्लैक लिस्टिंग अलहदा है, वो बड़े मुश्किलात हैं सब। सेल टैक्स की रिटर्न के ऊपर पेनल्टी इंक्रीज कर दी गई है और आपको पता है डेली बेस पे पेनल्टीज भी है। ये तो मसाइल हल नहीं हो रहे, फेसलेस निज़ाम की तरफ हम जा रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं फेसलेस का जो निज़ाम है उस मुस्तकबिल है जो रोशन है? देखें, फेसलेस निज़ाम को मैं कहूँगा कि हरासमेंट निज़ाम आ रहा है। देखें, ये सारा का सारा AI जनरेटेड सिस्टम है जो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं टैक्स पेयर्स के ऊपर कि शायद वो एक नई चीज़ निकाल के ले आएंगे। आपसे अब तक तो कोई बिजनेसमैन या कोई ऐसा बंदा नहीं पकड़ा गया जिसे आप ये कहें कि ये टैक्स चोर है, ये मैंने इसको आपको। जितने भी आज तक 78 साल में FIR दिए उनका भी अभी तक ऑडिट नहीं हो सका। वो FBR में कितने लोग बेगुनाह निकले हैं, कितने पकड़ा गया है, कितनी टैक्स रिकवरी हुई, आज तक किसी को नहीं पता। तो आप अपना सिस्टम में नई नई तब्दीलियां लेके आ रहे हैं लोगों को हरास करने के लिए, लेकिन जो लोग छुपे हुए हैं वो आज भी छुपे हुए हैं। आप समझते फिर ये जो कह रहे हैं असेसमेंट के लिए फेसलेस होगा, अपील में होगा, फिर वो ट्रिब्यूनल में, फिर हाई कोर्ट में फेसलेस निज़ाम किस तरह चलाएंगे? देखिए, मैं फेसलेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ये है क्या चीज़। फेसलेस बेसिकली एक है सिस्टम बना रहे हैं, सेंटर बना रहे हैं जिसमें आपका एक पूरे पाकिस्तान में कोई भी जो टैक्स पेयर होगा और जो डिपार्टमेंट का नुमाइंदा होगा, आपको टैक्स पेयर को ये नहीं पता होगा कौन सा नुमाइंदा उनकी असेसमेंट कर रहा है। ऑफिसर को ये नहीं पता होगा वो किस टैक्स पेयर का जो है ना वो कर रहा है। नहीं, अभी तक जो सिस्टम बनाया गया उसमें दो चीज़ें इसमें बहुत अच्छी तरह वो मैनेज कर रहे हैं। एक चीज़ ये कर रहे हैं कि जो भी असेसिंग ऑफिसर होगा जो इस फेसलेस ऑडिट करेगा, उसकी वॉइस या उसका जो भी कम्युनिकेशन होगी ना, वो उसकी कम्युनिकेशन मसलन कि अगर जैसे आपको पता है कि आप अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं, सिस्टम है आप, तो वो जो ऑफिसर्स के साथ जब आपकी कम्युनिकेशन होगी ऑडिट के दौरान, तो आपको उसकी क्लियर आवाज़ नहीं आएगी, आप उसको पहचान नहीं सकते। जितने भी गोशवारे हैं या बड़े बड़े कोई कारोबार लोग जमा करवाते हैं गोशवारे, वो आधे से ज्यादा क्लाइंट तो FBR के अफसरान के खुद है, तो फिर उनको तो खुद ही पता होगा ये हमारा क्लाइंट है, ये किसका केस है किसका नहीं है। ये ऐसा है नहीं कि FBR खुद भी इस चीज़ के ऊपर बड़ा उन्होंने हाईलाइट किया कि हम हमारे ऑफिसर जो है ना प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन आज भी सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं करते। बड़े बड़े केस उनके पास है। मियां हमजा साहब, अब आपकी तरफ आता हूँ। जो हमारा ये फेसलेस निज़ाम जिसकी हम बात कर रहे थे, इसके साथ फिक्स टैक्स स्कीम भी आई है। फेसलेस को अगर हम कामयाब नहीं बनाते, क्योंकि एक तो ये कस्टम में चल रहा है, उसमें तो कामयाब हो गया, लेकिन उसमें चंद केस होते हैं, इसमें तो हर केस ही मुख्तलफ होता है, उसकी नीयत मुख्तलफ होती है, तो फिर इसको किस तरह हम सेट करेंगे? अगर कामयाब करना है तो क्या करना चाहिए हमें? बात करें कस्टम की, तो कस्टम का एक ऐसा सिस्टम है कि आप जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी GD जब जनरेट होती है तो इंपोर्ट का एक मैकेनिज़्म बना हुआ है, तो हमारे पास हर चीज़ रिकॉर्डिंग होती है। जबकि अगर हम लोकल बात करें, अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्री की बात करें या कोई छोटे शॉपकीपर की बात करें, तो यहाँ पे डेली बेस पे नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ चल रही हैं और कुछ चीज़ें हिडन हैं, कुछ वो हैं, कुछ चीज़ें हमारे ऐसी हैं जो कॉन्फिडेंशियल हैं। और ये चीज़ें जब तक एक सिस्टम में नहीं आएंगी, जिस तरह बैंकिंग सिस्टम है, बैंक में हर अकाउंट मेंटेन हो रहा होता है, आपके पास एक एक ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो रही है, कंट्रोल हो रही है, मैनेज हो रही है। लेकिन मियां जैसा बैंक में ये फ़र्क है, हर केस को हर ऑफिसर वो उसको जब तक निपटाना ले, उसको हल ना कर ले, अगले केस की तरफ नहीं जाते। हमारा तो अलमिया FBR में ये है, जिस अफसर के पास एक दिन में 100 केस हैं, उस एक केस को देख सकता है, एक को स्टडी कर सकता है, एक रिटर्न को देख सकता है। नोटिस तो वो 100 बंदे को कर देता है, लेकिन 100 के केस चेक तो नहीं कर सकता। बिल्कुल, हर मैन पावर एक है कि आपके पास एक लिमिट के तक आप एक चीज़ को केयरफुली देख सकते हैं, अदरवाइज एक लिमिट से ज़्यादा जब आपके ऊपर बर्डन डाला जाएगा तो आप डेफिनेटली इसमें फिर इसमें भी फेसलेस में भी AI को इस्तेमाल किया जाएगा। तो सारा का सारा AI सिस्टम चल रहा है। फिर अफसर का तो हम नाम ना लें, अफसर पीछे बैठे होंगे जिसको पता नहीं होगा किसका केस है किसका नहीं है, फिर तो AI हो सकता है, क्योंकि AI नहीं जानता टैक्स पेयर कौन है और FBR कौन है, उसको जो कमांड देगा उसके मुताबिक वो फैसला करेगा। वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ टैक्स पेयर जितने भी रजिस्टर्ड हैं, उन लोगों की ये प्रैक्टिस नहीं है कि वो अपने कारोबार को एज़ पर लॉ लेके चल सकें। जब कोई भी कारोबारी शख्स अपने बिजनेस को अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं लेके चलेगा, तो AI क्या करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेगा और फेसलेस में भेज देगा। देखो मैं हमजा साहब, सबसे बड़ा अलमिया हमारा पाकिस्तान का ये भी है, एक हम रात को सोचते हैं, सुबह कानून बन जाता है, उसको लोगों को प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती, किसी को तजुर्बात नहीं करवाए जाते। AI 2022 से चल रहा है, लेकिन अब लोगों को पता चल रहा है अच्छा AI सिस्टम है, कोई है। अभी एक साल में लोगों को पता चलना शुरू हुआ है ना, 1-2 साल से नहीं, तो ये 2022 से है, लेकिन ये किसी को नहीं था पता है क्या है क्या चीज़ नहीं है। लेकिन अगर AI से भी हम काम लेते हैं, आप लेते हैं, मैं लेता हूँ, उसको आम बंदा समझता भी नहीं है। उसको जो भी कमांड दी जाए वो या तो एक्यूरेट या तो बिल्कुल बेड़ा गर्क भी कर देगा किसी का। देखिए, वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारा यहाँ का जो लोकली निज़ाम है ना, वो ट्रैक पे नहीं है।
पहले लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, 1-2 साल 3 साल के लिए अवेयरनेस देनी चाहिए, प्रैक्टिस करवानी चाहिए। यार ये निज़ाम होगा इस तरीके से, अवेयरनेस जब लोगों को आ जाएगी वो 2-3 साल बाद तैयार हो जाएंगे, फिर नाफज कर दें। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि आप देखें यहाँ पे छोटा सा बिजनेसमैन है ना, आप उसकी बैंक स्टेटमेंट लेके देख लें और उसकी बैंक स्टेटमेंट में अगर 50 ट्रांजैक्शन एक महीने में क्रेडिट हुई है ना, 50 में से 20 ट्रांजैक्शन जो है वो उसको पता होगा, वो 20 ट्रांजैक्शन उससे रिलेटिव लोगों से रेलिवेंट होंगी, 10 ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जो उसके बिज़नेस की होंगी, 10 ट्रांजैक्शन उसकी पर्सनल होंगी। अब वो बंदा अगर बिज़नेस कर रहा है तो वो 50 ट्रांजैक्शंस को मैनेज करेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा ये ट्रांजैक्शन को मैं किस हेड में कैसे मैनेज करूँ। ठीक है, तो जब एआई सिस्टम आएगा तो एआई सिस्टम में जब उससे ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उससे जब पूछना है तो वो उसके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो बंदा ये सोचेगा कि इससे बेहतर है कि मैं हर चीज़ बंद करके यहाँ से मूव कर जाऊँ। 2-3 दिन पहले एक ट्रैफिक वाले ने एक बंदे को, मोटरसाइकिल वाले को रोक के उसका शनाख्ती कार्ड लेके उसका जब स्टेटस चेक किया, उसके नाम गाड़ियां भी थी, उसके नाम ट्रक भी थे, उसके नाम रक्शे भी थे, उसके नाम मोटरसाइकिल भी थी, को 20-21 लाख के उसके चलान भी बने हुए थे, उसके पास एक सादा सी मोटरसाइकिल थी। अब उसको तो पता भी नहीं मेरे नाम इतना कुछ चल रहा है, मेरे इतने चलान हो चुके हैं, इतनी गाड़ियां चल रही हैं, जिसको इल्म नहीं था। एआई उसको किसका कहेगा? एआई तो सिस्टम को देखेगा, सिस्टम ये चीज़ है, वो तो मर गया बेचारा, वो क्या जवाब देगा, किसको जवाब देगा? अब अगर कोई बंदा टैक्स चलान जनरेट करता है, जी, वो किसी का आईडी कार्ड लिखेगा तो आईडी कार्ड के उसके ऊपर टैक्स कट जाएगा उसका। ठीक है भैया, लेकिन अगर उस बंदे का टैक्स नहीं है या उस बंदे ने ट्रांजैक्शन नहीं की, मिस्टेकनली उसका आईडी कार्ड इस्तेमाल हो गया तो वो तो फंस गया। मियाँ साहब, मुझे याद है 2015 में मैंने खबर ब्रेक की थी, जो ये डेवो बसें हैं ना, इसकी जो अफसरान एफबीआर के अफसरान थे बीटीबी के, उन्होंने नोटिस किया था जितनी 100 या 150 गाड़ियां थी, बंदों को पकड़ा गया तो कोई रेडी बांध था, कोई फ्रूट बेचने वाला था, कोई चाय बनाने वाला था। बसें करोड़ों की हैं, किन के नाम थी जिनको पता भी नहीं था हमारे नाम गाड़ियां हैं। तो हमारा तो अलमिया तो ये है, यहाँ तक हम तो वो नहीं कर सकते। यहाँ पे इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसा वेरिफिकेशन सिस्टम लाएं, क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है, जिसमें वो हर एक बंदे के पास ये ऑप्शन हो कि वो अपना आईडी कार्ड सर्च करे और उसके पास कंप्लीट डिटेल्स आ जाए कि मेरे नाम पे क्या क्या चीज़ें आज तक शो हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स रिटर्न फाइल करे। तो आपके मसाइल ठीक होना शुरू हो जाएंगे, बजाय एक कि आप अपना ही सिस्टम ला के लोगों के ऊपर इम्पोज करें और लोगों को कहें कि इसमें आए, जबकि वो लोग तो आना चाह रहे हैं। एक बंदा अपना शनाख्ती कार्ड से अपने चलान चेक करता है, उसके नहीं निकलते, लेकिन पुलिस वाला रोकता है, वो कहाँ से निकाल लेता है? यही तो मैं कह रहा हूँ, आपके पास जो सिस्टम है, आपके पास हर चीज़, हर डिपार्टमेंट में सिस्टम है, हर चीज़ अवेलेबल है, तो आपके पास अभी जो ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है, फाइलिंग से पहले एक क्लिक के ऊपर आपके आईडी कार्ड के ऊपर एक असास से क्या हर चीज़ सामने आ जाए। जिस तरह आप अपना सर्च करते हैं ना, आपके नाम पे कितनी मोबाइल सिम्स हैं, तो आपको पता चल जाता है मेरे नाम पे इतनी सिम्स हैं। अच्छा अमजद साहब, आप सही कह रहे हैं, मामला तो हल करना चाहें। पंजाब ट्रस्ट एक्ट 2020 में बना, वो 5-6 साल लोग एम्प्लॉइज बेचारे रोते रहे। 2026 में लाहौर टैक्स बार ने भी इशू उठाया, सब ने उठाया, वो हल हो गया, रेगुलेटर उसका तैनात हो गया, डीजी लेबर। क्या अब एम्प्लॉइज के मसाइल हल हो गए? देखें, इन्होंने पहले रेगुलेटर के लिए एससीसीपी को अपना उनकी तरफ रुजू किया तो लगा इनको कि एससीसीपी बनता नहीं है, फिर एफबीआर की तरफ रुजू किया, एफबीआर भी नहीं बनता, फिर पूरे 3 साल जांच पड़ताल के बाद फिर इन्होंने कहा जी डीजी लेबर जो है उसको हम अपॉइंट करते हैं एज ए रेगुलेटर। डीजी लेबर एज ए रेगुलेटर अपॉइंट हो गया। अब डीजी लेबर जब अपॉइंट हुआ, उसने अपने एसओपीज़ बनाए और एसओपीज़ बना के इतनी लंबी लिस्ट जारी कर दी है रिक्वायरमेंट की कि वो पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया। उसमें वो आप अपनी वैल्यूएशन कराएं, आपके पास कितनी फ़ंड कलेक्ट हो रहा है, आपके कितने एम्प्लॉइज़ हैं, आप उसका टैक्स आगे उसकी टैक्सेशन क्या होगी, आप उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे। कह रहे हैं कि रेगुलेटर उसको रेगुलेटर बनने के बाद वो मज़ीद टाइट कर दिया उन्होंने कि आप जो है एज ए हमारे पास जब रजिस्ट्रेशन एनओसी लेने आएंगे तो हम आपकी एक पूरी जांच पड़ताल करेंगे। पहले आपको निचोड़ा जाएगा, पानी निकाला जाएगा, उसके बाद आप सोचेंगे भाई इसका एनओसी लेना। कि अगर बात की जाए ना, जो जितने भी फंड रजिस्टर्ड होंगे, ये बेसिकली एक एम्प्लॉइज़ का राइट है कि उसका जितना एम्प्लॉयर उसका फंड कलेक्ट कर रहा है वो इसका एक बेसिकली उसको पे करना है। तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि आप पब्लिक डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं जिसकी आप वेरिफिकेशन कर रहे हो कि किसने डोनेशन किसने दिया है, डोनर कौन है। बात तो तब की जाए। मियां अमजद साहब, आप नौजवान हैं माशाल्लाह, अगर आप हुकूमत आपको मौका दे वज़ीर ख़जाना बनाए तो आप टैक्स निज़ाम में अगर क्या तब्दीली आनी चाहिए, क्या बेहतरी आनी चाहिए, किस तरह लेकर आएंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि मैं जब सिस्टम में आऊँगा तो मैं पहला जो काम है वो ये करूँगा, जितने हमारे
डिपार्टमेंट्स हैं ना जिनके पास हमारे हर एक पाकिस्तानी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं पहले उनको कंपाइल करूंगा किस किस डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन करेक्ट है, किस में इनकरेक्ट है, उसको एक ऐप में लेके आऊंगा। एक सिंपल जिस तरह पाकिस्तान सिंगल विंडो एक मिशन आया था जो कामयाब हुआ, इसी तरह एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे हर टैक्स पेयर की, हर इंडिविजुअल की ID कार्ड सर्च करने पे उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। फिर तमाम और जो FBI के ऑफिस हैं वो भी एक जगह पे होने चाहिए। लाहौर में FBI के ऑफिस 10 जगह पे बन चुके हैं। हर एक बंदे की इंफॉर्मेशन एक जगह पे अवेलेबल होनी चाहिए। जिस तरह आप ID कार्ड नंबर है, एक बंदे का एक अलॉट होता है पूरे पाकिस्तान में, दूसरा ID कार्ड नंबर नहीं होता। ID कार्ड के ऊपर, आपके शनाख्ती कार्ड के नंबर के ऊपर आपकी एक एक डिटेल शो हो जानी चाहिए। आपकी एक एक मूवमेंट आपके पास रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास, उसको एक प्लेटफॉर्म में लेके आएँ ताकि उस बंदे को पता हो कि अगर मेरी CNAC को मिसयूज़ किया गया है या किसी जगह पे अगर उसको मिसयूज़ किया जा रहा है तो मेरे पास उसका अलार्म आ जाए। ये ऐसी चीज़ है जो कि बनाना मुश्किल नहीं है और दुनिया में है, दुनिया में चल रही है ना। देखें, आप एक ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल हिस्ट्री आपकी शो होती है कि आपने किस टाइम पे कहाँ पे लैंड किया है, आपका पूरा ट्रैवल हिस्ट्री होती है। इवन कि आप अगर हम छोटी सी बस अड्डे पे चले जाएं, अपनी टिकट बुक करवाते हैं तो आपसे पहले वो ID कार्ड नंबर लेते हैं कि अपना ID कार्ड नंबर दे, आप टिकट बुक करवा रहे हैं। आपके कहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही, हर जगह आपकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में इन्फॉर्मेशन आपकी अवेलेबल है। आपका ID कार्ड सर्च करें, आपकी हर चीज़ आ जाती है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ डिपार्टमेंट के पास है, जिस बंदे की इन्फॉर्मेशन है उसके पास नहीं है। मियां हमजा साहब, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। इनकम टैक्स को शोरा जमा करवाना कौमी फरीज़ा है, ये लाजमी जमा करवाना ही चाहिए। और टैक्स देना भी कौमी फरीज़ा है, क्योंकि टैक्स देंगे तो ये मुल्क चलेगा, और ये मुल्क चलेगा, तरक्की करेगा, तो आप भी खुशहाल होंगे, मुल्क भी खुशहाल होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।